हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सीटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए 2023 में किस लेवल के पूछे गए थे, यानी अगस्त 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2019 में, 2018 में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमने प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से ये जान लिया है प्यारे साथियों। सबसे पहले जो नए विद्यार्थी जुड़े, जो नए साथी जुड़े हैं ना हमारे साथ, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सीडीपी है ना बिल्कुल आसान होती है। और सीडीपी में 3 सिद्धांत कौन कौन से, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, इनसे लगभग प्यारे साथियों 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता का। एक क्वेश्चन लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवांशिकता और वातावरण से। एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत से। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिक्सन के सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से? एरिक्सन के सिद्धांत से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है समावेशी कक्षा से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रगतिशील कक्षा से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने होते हैं? 15। यानी 15 या 16 क्वेश्चन तो परमानेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको सीडीपी में पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक पीछे वाली थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, बस इतने पढ़ जाइए, आपके 15 से 20 नंबर है ना प्यारे साथियों, आपके सीडीपी में आ जाएंगे 30 नंबर से। और आने वाली क्लासों को लगा लेना और इन क्लासों को लगा लेना। तो चलिए प्यारे साथियों, हम क्लासों को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए सीडीपी। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जो आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक। यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का होगा। 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से क्या कह दो अभी मैं भी रुका नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी मैं भी रुका नहीं हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। कौन रोने लगा? रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, उसके पिता ने क्या कहा? बस इस लाइन को ध्यान में रख लीजिए, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है प्यारे साथियों? पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? क्या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है? जी हां, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्यों प्यारे साथियों? लैंगिक रूढ़िवादिताएं क्या है? जो प्यारे साथियों प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं है ना, कि महिलाएं घर का कार्य करेगी, लड़के यानी पुरुष बाहर का कार्य करेंगे। महिलाएं घर का कार्य करेगी, पुरुष बाहर के कार्य करेंगे। लड़के चोट लगने पर रोते नहीं है या लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है प्यारे साथियों। ये जो होते हैं ना, लड़कों को पढ़ाया जाएगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा। लड़कियां है ना जो दूसरे घर की होती है, लड़के अपने घर के होते हैं। लड़के पीढ़ी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, लड़कियां दूसरे घर जाकर। ये जो चली आ रही है ना परंपराएं, उसे कहते हैं रूढ़िवादिता। क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। और इस क्वेश्चन यानी प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जहां पर भी दिख जाए ना आपको लैंगिक रूढ़िवादिता का, उसका ऑप्शन यही होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आप 2018 का पेपर देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, 2022, 2023,
किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए प्रीवियस, जिसमें लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका आंसर यही हुआ है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जी हां प्यारे साथियों, इस प्रकार पढ़ोगे ना आप तो आपके नंबर आएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको मैंने कहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, न ही लाइक करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर ही लाइक करना। अब तो आपको फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे ही रखना है, क्योंकि अब आपको मात्र समझना है कि किस प्रकार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रगतिशील कक्षा से। ये क्वेश्चन पक्के हैं, आएंगे तो आएंगे, वो चाहे लेवल फर्स्ट हो, वो चाहे लेवल सेकंड हो। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? नहीं। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए प्रगतिशील कक्षा का, समावेशी कक्षा का, प्रगतिशील कक्षा का, समावेशी कक्षा का, या आरटी 2009 का क्वेश्चन मिल जाए, या पाठ्यक्रम किसका जो है ना हमारा पाठ्यक्रम उसका मिल जाए, तो पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए या शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, तो उसका आंसर होगा जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब जानते हो ना प्यारे साथियों, जो बच्चों की ओर होगा, बच्चों के विपरीत नहीं, बच्चों की ओर जो आंसर होगा ना वही होगा। देखिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं है। ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जी हां, ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके बालक को देने चाहिए, यानी बालक को मौके देने चाहिए, न कि एक मौका देने के बाद उसका आकलन कर दिया, ये तो कमजोर है, ये होशियार है, उसको पीट दिया, उसको नहीं पीटा। पीटना नहीं, आप अध्यापक लगने वाले हो प्यारे साथियों, पीटोगे तो आरटी 2009 में धारा 17 आपके लिए खतरा है। आरटी 2009 में धारा 17 आपके लिए खतरा बन जाएगी। अगर किसी को, बच्चे को हाथ भी उठा दिया या आंख भी दिखा दी ना, तो भी खतरा है धारा 17। इस प्रकार याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, शानदार क्वेश्चन। सीटेट में आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन थोड़े बड़े भी पूछे जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, देखिए छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका, मान लीजिए आप अध्यापक या अध्यापिका लगने वाले हैं, मान क्या लीजिए लगोगे प्यारे साथियों, मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक पहले से ही है, आप लगोगे, जरूर लगोगे अध्यापक। तो एक अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, आ गया ना लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अभी रुको प्यारे साथियों, आगे बस देखते जाइए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा अध्यापिका की ये योजना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। जी हां, उन्हें आधार प्रदान करने का कार्य करेगी, आधारभूत संरचना का काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी मैंने ऊपर बताया ना, बच्चों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें आपको करना है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव दर्शाता है ना वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यालय समाजीकरण की एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। पता ही है बच्चों का प्राथमिक समाज कौन सा होता है? परिवार। और दूसरा कौन सा होता है? विद्यालय।
पहला तो परिवार और पास पड़ोस के होते हैं, दूसरा प्यार साथियों क्या होता है, विद्यालय होता है। क्या होता है, विद्यालय होता है। और ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है, विद्यालय कौन सा कारक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कारक है, विद्यालय दूसरा कारक है। और परिवार, आस पड़ोस, ताऊ ताई, काका ताई, ये सभी क्या है प्यारे साथियों, प्राथमिक कारक है। क्या है, प्राथमिक कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसी पेपर की बात मत कीजिएगा, जो मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं 2018 का देख लीजिए, 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पहले करवा दिए हैं। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार व्याख्या सहित सीडीपी के, ईवीएस के, साइंस के, मैथमेटिक्स के, साइंस सभी के करवा रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर। ये तो दोबारा आपका रिवीजन करवाने के लिए है मात्र। तो देखिए रिवीजन भी हम इतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि आपके नंबर आएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से चले जाए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप वास्तव में सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत की खोज किसने की थी या किसने दिया था। खोज नहीं, किसने दिया था। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है तो किस पर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया। किसका सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। कोई कार्य है, मान लीजिए आप कार्य सरकारी नौकरी क्यों लगना चाहते हो, ताकि आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बन सके, या प्यारे साथियों रुपए कमाने के लिए नहीं। रुपए तो आप कहीं पर कमा सकते हैं, रुपए आप प्राइवेट में भी कमा सकते हैं, रुपए आप प्यारे साथियों खेती में भी कमा सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी क्यों लगना चाहते हो, इज्जत कमाने के लिए। समाज में उसकी इज्जत है, यानी दूसरे लोग क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। और यही हमें पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और कितनी अवस्थाएं थी ये आपको मैंने बताया है। और हमें बताना है कि कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार देते हैं। तो ये कौन सा चरण है, तो ये चरण है प्यारे साथियों प्रथागत चरण। कौन सा चरण है, प्रथागत चरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लेवाइगोत्स्की से फिर आ गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया लेवाइगोत्स्की से। और क्वेश्चन क्या है, लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देता है, ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस सिद्धांत से भी आप अनुमान लगा सकते थे लेवाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक उपकरणों को ही जोर दिया गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जीन पियाजे का। देखिए लगातार है जीन पियाजे, इसी प्रकार आएंगे क्वेश्चन, देख लेना आप। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करता है। मैंने आपको बताया जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं थी। एक तो पूर्व सावेगिक, एक सावेंदिक, और कौन सी थी, मूर्त और अमूर्त। 4 अवस्थाएं थी किसकी, जीन पियाजे की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। क्या है, स्कीमा, जिसे मनोबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोबंध भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है पहले, स्कीमा किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी पहली अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। मुख्य गुण क्या होता है प्यारे साथियों, तो इसका मुख्य गुण होता है विचार और सोच में केंद्रीकरण।
विचार और सोच में केंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के कथन में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 विकास बहुआयामी है। और बाकी देख लीजिए सभी नेगेटिव मिलेंगे। देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान, क्यों जरूरी है क्या? आपका विकास नहीं हो रहा, आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है ना प्यारे साथियों। तो आगे देखिए, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है। क्या समाज से विकास नहीं होता? क्या वातावरण से विकास नहीं होता? क्या आनुवंशिकता भी विकास पर प्रभाव नहीं डालता? डालता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए, क्या सभी संस्कृतियों में समान है? क्या प्यारे साथियों युगांडा देश में आपके समान है विकास? क्या पाकिस्तान, क्या प्यारे साथियों यूएसए, क्या चीन में आपके समान है? नहीं है। यानी सभी संस्कृतियों में समान नहीं होते विकास की दर। तो इस क्वेश्चन का मात्र राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 शानदार, जानदार, मजबूतदार क्वेश्चन आ गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले होता है प्यारे साथियों सांवेदिक, अभी बताया था मैंने सांवेदिक, फिर बताया था मूर्त, और लास्ट में अमूर्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे के अनुसार यही क्रम है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, गलती से होम टैब वाला बटन दब गया था। और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हमारा। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? उसी नई ऊर्जा के साथ वापस स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ प्यारे साथियों, ठान ही लिया आपने। अब की बार सीटेट करे कर छोड़ेंगे, वो चाहे हमारी होम स्क्रीन हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम प्रश्न तो कर ही रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील, वापिस आ गया प्यारे साथियों। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यानी जिस क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव आंसर मिले ना, उसे सही कर देना, बस ये मैं कह रहा हूं। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ये बाधा हो रही है, क्या आ रही है? बाधा आ रही है, यानी नेगेटिविटी। गलत कीजिए, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, नेगेटिविटी कट। योग्यता आधारित समय बनाने का मापदंड, योग्यता के आधार पर समय बना रहे हैं आप व्यक्तिगत। और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना के लिए, परियोजना यानी योजना से पहले की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार करिएगा क्वेश्चन, आपके सही होंगे सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 समावेशी कक्षा से। और क्या है? एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? क्या प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविविध समय समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों का अलगाव, छात्रों का अलगाव हो रहा है? ये तो सरासर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहां पर मिल रहा है, अवसर प्रदान करना। और किनको? देखिए बच्चों को, मैंने कहा है ना, बच्चों से संबंधित अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है ना, बच्चों को बढ़ावा दे रहा है, तो वो क्वेश्चन का राइट आंसर ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदिर छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मात्र ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ये शब्द का प्रयोग किया गया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल, तो प्यारे साथियों ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी इसमें फिर नेगेटिविटी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो क्या है प्रमुख लक्षण, अपसारी चिंतन, यानी डायवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को किस प्रकार विविध उपन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 विविध उपन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, और क्या है क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी समस्या समाधान को किस प्रकार हम सुसाध्य कर सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बहुत आसान चल रहे हैं। अब अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, और इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन, यही आएंगे क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। बच्चे के दंड को देख, ओहो, सबसे पहले तो इसे काटा लगाइए। बच्चे को तो आंख उठाकर ही नहीं देखना और आप दंड देने की बात कर रहे हो। प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता, जी हाँ प्रवीणता, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, ये सभी नेगेटिव मिलेंगे। बच्चों को बहुत आसान, इतना भी आसान मत दो बच्चे बिगड़ जाएं प्यारे साथियों, बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं है। यंत्रवद याद, ओहो, सभी नेगेटिव मिल रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इस तरीके से करिए आप बस। पॉजिटिव और नेगेटिव, किसमें नेगेटिविटी आ रही है किसमें पॉजिटिविटी आ रही है, बस सीटेट अब की बार 120 प्लस बार, ये हमारा नारा रहेगा। अब तो 110 नहीं 120 करेंगे अब तो। और देखिए शर्मिंदगी, क्या है शर्मिंदगी प्यारे साथियों, बहुत से बच्चों में देखने को मिलती है शर्मिंदगी। और क्या है ये शर्मिंदगी, तो ये है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, अगर कोई शर्मिंदा हो रहा है ना किसी से, तो संज्ञान पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिविटी है। शर्मिंदगी क्या है, नेगेटिविटी है। कोई नेगेटिव वस्तु होगी तो वो दूसरे पर क्या डालेगी, नेगेटिव प्रभाव डालेगी ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, और क्या है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशील माध्यम कौन सा है, सबसे प्रभावशील माध्यम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका, देखिए एक अध्यापिका, आप अध्यापक भी सोच सकते हैं। अगर आप अध्यापक हो ना, अध्यापक सोच लिए, अध्यापिका हो तो अध्यापिका सोच लीजिए। आपका सोचने में क्या जाता है प्यारे साथियों। तो सोचिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड की मात्रा, छात्रों को दंड देगी का क्या अध्यापिका, क्या अध्यापक देगा। नेगेटिविटी कट लगाइए इसे। आगे देखिए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जी हाँ, इससे त्रुटियों की समझ होगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंग्लिश थोड़ी गलत हो सकती है प्यारे साथियों, पर हिंदी गलत नहीं होगी हमारी, हिंदी
गलत नहीं होगी, इंग्लिश हो सकती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ये प्यारे साथियों सोचने वाला क्वेश्चन है। उच्च उत्तेजना या उच्च भय? ओहो, ये तो नेगेटिव आ गया, उच्च भय। फिर उच्च भय इसमें है, सर्वोत्तम उत्तेजना कोई भय नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। हमें तो लग ही रहा था कठिन है, लेकिन ऑप्शन देखकर पता चला बहुत ही आसान है। इस प्रकार कीजिए बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? अधिगम को संरचनात्मक विचार यह समझ देता है कि ज्ञान का संरचना में बच्चों की भूमिका नहीं होती। नेगेटिविटी कट लगाइए। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, कट लगाइए इसे। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, और क्या है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो पहले पोत काटिए। असफलता अनियंत्रित है, इसे भी काट दीजिए। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इन दो में कौन सी है? योग्यता अटल होनी चाहिए, सुधारिए, योग्यता सुधारिए होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, और क्या है? निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में सहकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो सहकल्पनात्मक समझ कौन सी समझ है? सहकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करनी है। क्या प्रतिस्पर्धा पर आधारित प्रतिस्पर्धाएं? नहीं, ये तो हो गया गलत। ये तो क्या हो गया? गलत। देखिए, आपको मान लीजिए पता नहीं है सहकल्पनात्मक समझ है क्या, लेकिन इतना तो पता है ना, बच्चे की बात हो रही है, और विद्यार्थियों की जब बात हो तो वहाँ पॉजिटिविटी भी करनी है आपको। अगर क्वेश्चन में नेगेटिविटी दे रखी है तो आपको नेगेटिव उत्तर मिलेगा, पॉजिटिविटी दे रखी है तो पॉजिटिव उत्तर मिलेगा। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, बार बार परीक्षाएं क्यों लेंगे? अन्वेषण व संवाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बच जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस तरीके से कीजिएगा आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, और क्या है? ये आ गया फिर ये जो सिद्धांत है ना, 3 मैंने जो बताए हैं, लेवाइगोत्स्की, जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, इनको पढ़ लीजिए। बाकी सभी क्वेश्चन आप कर दोगे तो वो चाहे किसी भी सिद्धांत से आए, बस ये 3 सिद्धांत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए बस, क्योंकि इनमें आपका क्वेश्चन गलत होने का डर रहेगा, बाकी किसी में भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है प्यारे साथियों, और सिद्धांतों पर बच्चों पर भी बल दिया गया है। अगर ये पूछ लेना बच्चों के बारे में तब तो पॉजिटिव ही होगा आंसर, लेकिन प्यारे साथियों सिद्धांत से पूछ लेना, स्कीमा हो गया, केंद्रीकरण हो गया, स्वयं नियमन हो गया, या अवस्थाएं पूछ ली कौन सी अवस्था का भाग है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार ये क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस प्रकार नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना समय से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यानी कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? क्या आत्मा केंद्रित दर्शाता है? क्या स्वयं नियमन, संज्ञानात्मक अपरिकता, मनोवैज्ञानिक विकार? तो किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है स्वयं नियमन को। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए, ये कर देंगे हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामित करना? नहीं, विद्यार्थियों को नामित नहीं करना है। आगे देखिए, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना? तो प्यारे साथियों ये भी नहीं होगा, समूह में हम नहीं बांटेंगे।
योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। जी हाँ, विद्यार्थियों को किसकी ज़रूरत है, कौन सी विधि की ज़रूरत है, किसकी आवश्यकता है, कौन सी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, ये हम बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 30 और क्या है, ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। और मैंने कहा था ना, आनुवांशिकता और वातावरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वही है। इसे तो क्वेश्चन ही ना पढ़कर कर दीजिए ऑप्शन नंबर 4। क्यों, देखिए पढ़िए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जाता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, एक तो आप हैं, एक आपका साथी है, एक मान लीजिए दूसरे गांव से आपका साथी है, एक मान लीजिए कहीं और से, आप यूपी से हो, मैं राजस्थान से हूं, आप कहीं बिहार से हो। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगी ना, तो पर्यावरण पर भी निर्भर रहेगा। आपकी भाषा बोली में अंतर होगा ना, हाइट, कद में भी, रंग में भी अंतर देखने को मिलेगा, रंग में भी अंतर देखने को मिलता है प्यारे साथियों। और देखिए आनुवांशिकता अपने माता पिता पर भी निर्भर रहेगा। माता पिता की हाइट किस प्रकार थे माता पिता, उन पर भी निर्भर रहता है। यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक प्यारे साथियों, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से। आने वाले दिनों में 21 जनवरी से पहले आपको महामैराथन भी क्लास मिलेगी। आपको पेडागोजी की महामैराथन क्लास भी मिलने वाली, जिसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस सभी की पेडागोजी एक साथ आपको इसी चैनल पर करवाई दी जाएगी। तो देखिए कल हम क्या बात करने वाले हैं। कल बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की, जो आपसे पूछी जाती है लेवल 1 और लेवल 2 में। तो आज इजाज़त दीजिए प्यारे साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।